हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी ऑफ कॉमर्स। चलिए आज हम यूपी टीजीटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं। ये हमारा पार्ट 7 होगा। इससे पहले मैं पार्ट 6 आपको डिस्कस कर चुकी हूँ, यानी कि 6 पार्ट टोटल हो चुके हैं, जिसमें हमने टीजीटी कॉमर्स या पीजीटी कॉमर्स में प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, जिसमें आपके हिंदी में भी और इंग्लिश में दोनों लैंग्वेजेस का यूज़ करके मैं आपको एक एक क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रही हूँ विथ एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो चलिए आज की सीरीज स्टार्ट करते हैं। और अगर आप यूपी टीजीटी या पीजीटी कॉमर्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करने की मैं कोशिश करूंगी। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, ग्रेपेवाइन कम्युनिकेशन इज अ टाइप ऑफ, यानी कि जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अंगूरी लता संचार है। तो पहला ऑप्शन है आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन, यानी कि औपचारिक संचार का प्रकार, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन यानी कि अनौपचारिक संचार का प्रकार, वर्टिकल कम्युनिकेशन यानी कि लंबवत संचार का प्रकार, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आप एक ऑप्शन चूज कर लीजिएगा और एक पेज लेकर के बैठिएगा। ठीक है, अपने आंसर्स लिखते जाइएगा ताकि आप लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चंस सही हुए। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। तो जो ग्रेपेवाइन कम्युनिकेशन होती है, यानी कि अंगूरी लता संचार जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, ये आपकी एक तरह की इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होती है। ठीक है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो कि एक अनस्ट्रक्चर्ड कम्युनिकेशन होती है। ठीक है, यानी कि सोशल नेटवर्क के थ्रू जो हम कम्युनिकेशन करते हैं, एम्प्लॉयज आपस में एक दूसरे से बात करते हैं बिना किसी रूल्स या रेगुलेशन के, बिना किसी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए कंपनीज में, वही आपकी क्या कहलाती है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कहलाती है। तो ग्रेपेवाइन भी आपकी एक तरह की इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होती है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। तो ग्रेपेवाइन कम्युनिकेशन क्या होती है आपकी? ग्रेपेवाइन कम्युनिकेशन इज एन इनफॉर्मल इंटरपर्सनल चैनल ऑफ इंफॉर्मेशन नॉट ऑफिशियली सैंक्शन बाय द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ऑफिशियली ऑर्गेनाइजेशन इसको अलाउ नहीं करती या सैंक्शन नहीं करती। ये आपस में एम्प्लॉयज मिलकर के अपना बातचीत वगैरह जो करते हैं वही क्या कहलाती है, ग्रेपेवाइन कम्युनिकेशन कहलाती है। चलिए टाइप्स ऑफ ग्रेपेवाइन कम्युनिकेशन देख लेते हैं। तो ये आपकी एक सिंगल स्टैंड चेन होती है, एक आपकी गॉसिप चेन होती है, एक आपकी प्रोबेबिलिटी चेन होती है और एक आपकी क्लस्टर चेन होती है। ठीक है, चलिए थोड़ा डीप में समझ लेते हैं कि ग्रेपेवाइन कम्युनिकेशन क्या होती है। तो ग्रेपेवाइन कम्युनिकेशन रिफर्स टू इनफॉर्मल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन वेयर देयर इज नो डिफाइंड पाथ और रूट फॉर शेयरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, यानी कि ऐसी कम्युनिकेशन जिसमें कोई रूल्स या रेगुलेशंस फॉलो नहीं होते, कोई स्पेसिफाइड पाथ नहीं होता, आपका जैसे जिससे बात करने का मन होता है आप वैसे बात करते हो एकदम इनफॉर्मली, वही क्या कहलाती है, आपकी ग्रेपेवाइन कम्युनिकेशन कहलाती है। दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन This type of communication takes place without any established structure within the organization and is neither under the control of management. इस पे मैनेजर का कोई कंट्रोल नहीं होता और ना ही कोई स्ट्रक्चर्ड रूल या रेगुलेशंस को फॉलो करती है आपकी ग्रेपेवाइन कम्युनिकेशन। ठीक है, द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड एंड मूव्स इन ऑल डायरेक्शन सच एज अपवर्ड, डाउनवर्ड एंड डायगनली। तो इसका कोई फ्लो भी नहीं फिक्स होता है। ठीक है, कोई भी अपवर्ड में भी डिस्कस कर सकता है, डाउनवर्ड से भी अपना कम्युनिकेशन कर सकता है, डायगनली भी कर सकता है। ठीक है, यानी कि ऊपर वाला नीचे से बात कर सकता है, नीचे वाला ऊपर की पोस्ट वाले से बात कर सकता है, बराबर के लेवल पे भी बात कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कोई फ्लो नहीं होता इंफॉर्मेशन का। अंडर इट कम्युनिकेशन इज एस्टेब्लिश्ड विथ और विदाउट चेन ऑफ कमांड्स among वर्कर्स एंड मैनेजर्स एंड इवन विथ और विदाउट द कंपनी। ठीक है, तो वो कंपनी के बाहर भी हो सकती है और कोई जरूरी नहीं है कि एक चेन को फॉलो करे। वर्कर मैनेजर से बात कर सकता है, मैनेजर वर्कर से बात कर सकता है। ठीक है, तो ये सब इसमें मतलब ना कोई स्ट्रक्चर फॉलो होता है, ना कोई रूल रेगुलेशन फॉलो होता है, ना ही कोई इसकी चेन होती है। ठीक है, ग्रेपेवाइन कम्युनिकेशन इज ऑल्सो टर्म्ड एज अनऑफिशियल और कैजुअल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन ड्यू टू इट्स नेचर ऑफ नॉट फॉलोइंग एनी सेट पैटर्न। तो ये किसी पैटर्न को फॉलो नहीं करती, इसीलिए हम इसे अनऑफिशियल या कैजुअल स्ट्रक्चर ऑफ कम्युनिकेशन भी कहते हैं। ठीक है, इट स्प्रेड्स इंफॉर्मेशन वेरी क्विकली इन डिस्टेंट डायरेक्शन ऑलमोस्ट लिंकिंग एवरीवन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये ऑर्गेनाइजेशन में रह रहे सभी लोगों के बीच में एक लिंक बना देती है, एक दूसरे से कोई भी अपनी बातचीत कर सकता है। ठीक है, बिना किसी स्ट्रक्चर या रूल को फॉलो करते हुए। चलिए अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ग्रेपेवाइन कम्युनिकेशन। तो मैंने यहाँ पे टाइप्स भी
आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, ताकि टाइप्स भी अगर पूछे जाते हैं क्वेश्चन तो आप टाइप्स के भी आंसर दे सकें। ठीक है, तो सबसे पहली आपकी सिंगल स्टैंड चेन, यानी कि एक चेन में जब आप कम्युनिकेशन करते हो, ठीक है, ए ने बी से किया, बी ने सी से किया, सी डी से कर रहा है, डी ई से कर रहा है, ई एफ से कर रहा है। सिंगल स्टैंड चेन्स आर दोज विच फॉलो सिंगल चेन ट्रांसमिशन, यानी एक ही चेन में बात हो रही है, एक हॉरिजेंटल लेवल पे ही आपस में एक दूसरे से बातें चल रही है। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं, ए टेल्स टू बी, हु टेल्स इट टू सी एंड सो ऑन, यानी कि ए ने बी से कहा, बी ने सी से कहा, ऐसे ही अपना प्रोसेस चलता जा रहा है। The longer the stand, the more is the distortion and filtering effects. For example, if any employee is at the verge to be declared as the new team leader, then this message travels in a single chain. तो एक चेन को फॉलो करते हुए हम अपनी कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो वही आपकी स्टैंड चेन कहलाती है। नेक्स्ट है आपकी गॉसिप चेन। इसके भी नाम से क्लियर है कि आप गॉसिप कर रहे हो आपस में मिलकर के, ठीक है। Gossip chains are those in which group of people gather up to discuss matter of mutual interest. These chains are generally considered to be slow in passing the information. ठीक है, तो गॉसिप चेन में क्या हो रहा है कि एक ग्रुप बना हुआ है और सब आपस में एक दूसरे से डिस्कस कर रहे हैं एक सेम इंटरेस्ट पे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अ मैसेज ऑफ नॉट ऑन जॉब इज पास थ्रू दिस टाइप ऑफ चेन। तो सपोज दैट कोई मैसेज है नॉट ऑन जॉब वाला, तो वो आपस में एक दूसरे से डिस्कस कर रहे हैं ग्रुप में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्रोबेबिलिटी चेन। प्रोबेबिलिटी चेन इज एन इनफॉर्मल नेटवर्क वेयर ईच ऑफ इंडिविजुअल रेंडमली टेल्स अदर द सेम मैसेज। द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर ईच ऑफ द पर्सन हियरिंग द मैसेज इज डिफरेंट। ठीक है, तो ये एक प्रोबेबिलिटी चल रही है, जे अपना सी से बात कर सकता है, अगर उसका मन करा तो बी से बात कर सकता है, मतलब कि कोई चेन नहीं फॉलो हो रही है, प्रोबेबिलिटी है, कभी भी कोई भी किसी से बात कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी क्लस्टर चेन। नेक्स्ट है आपकी क्लस्टर चेन। क्लस्टर चेन इज एन इनफॉर्मल नेटवर्क वेयर समवन फर्स्ट टेल्स द मैसेज टू द सेलेक्टेड इंडिविजुअल्स and those selected individuals pass the same information to other selected individuals and the process continue in the same way। यानी कि सपोज दैट ए ने जो है कुछ सेलेक्टेड पर्सन्स को कुछ बातें बताई, तो फिर वो बाकी को पास थ्रो कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन। ठीक है, और इधर बी को बताई तो बी ई को ट्रांसफर कर रहा है, डी को बताई तो डी ई एफ को ट्रांसफर कर रहा है। तो यानी कि धीरे धीरे इंफॉर्मेशन फैल रही है सब में। नेक्स्ट है आपकी क्लस्टर चेन। Most of the informal communication follows this chain. Here the pivotal or the center person passes the information to the other person who passes the information to the other selected region. तो क्लस्टर चेन में क्या होता है कि एक सेंटर में एक पर्सन है, वो इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो सब उसको एक दूसरे को पास आउट कर रहे हैं, वही आपकी क्लस्टर चेन कम्युनिकेशन कहलाती है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, फंक्शनल लीडरशिप थ्योरी इज एसोसिएटेड विद, प्रक्रियात्मक नेतृत्व का सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है। ठीक है, तो फंक्शनल लीडरशिप थ्योरी किसने दी है? पहला ऑप्शन है हैकमैन एंड वॉल्टन एंड एमसी ग्रेथ, दूसरा है आपका बर्नार्ड एंड ऑर्डेटेड, तीसरा है आपका नॉर्ज एंड ओडोनल, और चौथा है आपका एल्फोर्ड एंड बीटी। ठीक है, तो 4 ऑप्शन है, आपको डिसाइड करना है कि कौन सा आंसर होगा। तो फंक्शनल लीडरशिप थ्योरी की अगर हम बात करें तो इसको हैकमैन और वॉल्टन ने दी है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हैकमैन एंड वॉल्टन एंड एमसी ग्रेथ। फंक्शनल लीडरशिप थ्योरी, इसको याद कर लीजिएगा, इसको हैकमैन और वॉल्टन ने दी है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि फंक्शनल लीडरशिप थ्योरी होती क्या है। फंक्शनल टाइप्स ऑफ लीडरशिप मॉडल्स फोकस ऑन व्हाट द लीडर हैज टू डू। तो जो फंक्शनल लीडरशिप थ्योरी होती है, इसका मेन फोकस होता है लीडर के ऊपर कि लीडर को क्या क्या चीजें करनी चाहिए अपनी लीडरशिप में। ठीक है, उसकी परफॉर्मेंस को कैसे बेटर की जाए और ज्यादा इंप्रूव की जाए, वही सब कुछ इसमें होता है फंक्शनल लीडरशिप थ्योरी में। अनलाइक द बिहेवियरल लीड्स आइडियल्स अप्रोच, फंक्शनल लीडरशिप मॉडल्स डू नॉट सजेस्ट आइडियल वेज ऑफ बिहेविंग, nor do they match behaviors to circumstances like situational contingency theory. Instead, functional leadership theory मॉडल्स फोकस ऑन द एक्शन एरियाज। तो ये एक्शन पर फोकस करती है कि लीडर का मेन एक्शन जो वो कर रहा है काम, उस पर ये फोकस करती है आपकी फंक्शनल लीडरशिप थ्योरी। मस्ट एड्रेस टू बी इफेक्टिव, एक्सक्यूज मी। The functional model encourages a leader to think about what they need to do to be successful in their role.
यानी मेन फोकस हमारा अपनी लीडरशिप पे होता है कि जो लीडरशिप हम कर रहे हैं वो लीडर पे रहता है कि लीडर जो कर रहा है अपनी लीडरशिप उसको कैसे ज्यादा से ज्यादा इम्प्रूव कर सकता है, अपने एक्शंस को कैसे ज्यादा से ज्यादा इफेक्टिव बना सकता है और इम्प्रूवमेंट ला सकता है। तो वही आपकी क्या कहलाती है, फंक्शनल लीडरशिप थ्योरी कहलाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, नॉन बजटरी कंट्रोल टूल इज, यानी कि नियंत्रण उपकरण क्या होता है। तो हम नॉन बजटरी कंट्रोल टूल की बात करते हैं, ये क्या होते हैं। तो 4 ऑप्शन है आपके पास, इन्वेंट्री कंट्रोल, सेकेंड है आपके पास पीईआरटी यानी कि पट, और थर्ड है आपका क्वालिटी कंट्रोल, और फोर्थ है आपका ऑल ऑफ दिस। तो 4 ऑप्शन है, आप डिसाइड कर लीजिए कौन सा आंसर होगा। तो अगर हम नॉन बजटरी कंट्रोल की बात करें तो नॉन बजटरी कंट्रोल आपके ऐसे सिस्टम्स होते हैं जिसमें हम नॉन बजट वाली चीजों की बात करते हैं, ऐसी चीजें जिनका हम बजट नहीं निकाल रहे हैं, जो बजट में नहीं आते, वो आपके नॉन बजटरी कंट्रोल में टूल्स में आ जाते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। नॉन बजटरी कंट्रोल टूल ये सारे होते हैं, इन्वेंट्री कंट्रोल, पर्ट और क्वालिटी कंट्रोल। ठीक है, ये सारे आपके नॉन बजटरी कंट्रोल टूल्स होते हैं। चलिए समझते हैं नॉन बजटरी कंट्रोल टूल क्या होता है। तो इट मींस कीपिंग कंट्रोल ऑन नॉन बजट एक्सपेंसेस। तो ऐसे एक्सपेंसेस जिनका बजट नहीं निकाला गया है, जो नॉन बजटेड है, उन्हीं पे कंट्रोल करना ही क्या कहलाता है, नॉन बजटरी कंट्रोल कहलाता है। दोज एक्सपेंसेस विच आर नॉट कवर्ड इन नॉर्मल बजट एक्सपेंसेस। तो जो नॉर्मल बजट एक्सपेंसेस में कवर नहीं किए गए हैं वो सब इसमें आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। स्टैटिस्टिकल डेटा हो गया, ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस हो गया, ये सब नॉन बजटरी कंट्रोल टूल्स हैं। ठीक है, ऑपरेशनल ऑडिट हो गया, पर्सनल ऑब्जर्वेशन हो गया, इन्वेंट्री कंट्रोल हो गया, आपका पर्ट हो गया। ये बताया था ना मैंने, पर्ट के ऊपर आपका एक क्वेश्चन आया था कि व्हाट इज पर्ट। तो मैंने बताया था कि आपकी प्लानिंग में एक प्रोजेक्ट इवेल्युएशन टेक्निक होती है जिसके थ्रू हम ये पता कर पाते हैं, रिसर्च कर पाते हैं कि हम जो प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं वो कितने दिन में कंप्लीट होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका रेशियो एनालिसिस। तो ये सब आपके नॉन बजटरी कंट्रोल टूल है। तो देखिए मैं यहाँ पे बजटरी कंट्रोल टूल्स भी लेके आई हूँ। तो ये आपके बजटरी कंट्रोल टूल्स हैं और ये नॉन बजटरी कंट्रोल टूल्स है। बजटरी में आपका मास्टर बजट आ जाएगा, फंक्शनल ऑपरेटिंग बजट आ जाएगा, कैपिटल रेवेन्यू बजट हो गया, फिक्स्ड फ्लेक्सिबल हो गया, ठीक है, परफॉर्मेंस बजटिंग हो गया, जीरो बेस बजटिंग हो गया। ये सब आपका बजटरी कंट्रोल टूल है। ठीक है, तो नॉन बजटरी पूछा है तो बजटरी भी पूछ सकता है, ठीक, इसलिए मैंने ये भी लेते आई मैं। और ये आपका बजट नॉन बजटरी है जिसमें स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आ गई, ब्रेक इवन एनालिसिस हो गया, ऑपरेशनल हो गया, ऑपरेशनल या इंटरनल, आपका पर्ट हो गया, आरओआई हो गया, रेट ऑफ रिटर्न हो गया, ठीक है, एमआईएस हो गया। ये सब आपके नॉन बजटरी कंट्रोल टूल्स होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, पॉज टी कॉर्ब फॉर्मूला हैज बीन गिवन टू एक्सप्रेस मैनेजमेंट फंक्शन, यानी कि प्रबंधन के कार्य को अभिव्यक्त करने के लिए पॉज डी कॉर्ब सूत्र दिया गया है। तो किसने दिया है, ठीक है, 4 ऑप्शन है आपके पास, देख लीजिए। यानी कि पॉज डी कॉर्ब जो आपका फॉर्मूला है ये किसने दिया है, लूथर गार्लिक ने दिया है, कि हेनरी फ्योल ने दिया है, कि अर्नेस्ट डेल ने दिया है, या इनमें से किसी ने नहीं दिया। ठीक है, तो अगर हम पॉज डी कॉर्ब की बात करें तो इसको लूथर गार्लिक ने दिया है। ये फॉर्मूला आपका, ये मैनेजमेंट के फंक्शंस हैं, इनको जिस लूथर गार्लिक ने दिया है। ठीक है, इसके फुल फॉर्म भी मैं लेके आई हूँ। तो पॉज डी कॉर्ब में आपका एक मिनट रुक जाइएगा। पी से आपका प्लानिंग होता है, ओ से ऑर्गेनाइजिंग होता है, एस से आपका स्टाफिंग होता है, ये सब मैनेजमेंट के ही फंक्शन है। ठीक है, डी से आपका डायरेक्टिंग होता है, सी ओ से कोऑर्डिनेटिंग होता है, आर से आपका रिपोर्टिंग होता है, और बी से आपका बजटिंग होते हैं। तो ये पॉज डी कॉर्ब आपके कुछ मैनेजमेंट फंक्शंस हैं जो कि लूथर गार्लिक ने दिया है। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। हु वॉज रिटन द फेमस बुक फिलोसफी ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि प्रसिद्ध पुस्तक प्रबंध का दर्शन शास्त्र किसके द्वारा लिखी गई थी। यहाँ पे दर्शन शास्त्र एक साथ होगा लेकिन मैंने स्पेस कर दिया है, इसको सही कर लीजिएगा हिंदी वाले। तो प्रबंध का दर्शन शास्त्र यानी कि फिलोसफी ऑफ मैनेजमेंट, ये बुक किसने दी है। तो 4 ऑप्शन है, हेनरी फ्योल ने दी है, कि ओलिवर शेल्डन ने दी है, कि एफडब्ल्यू टेलर ने दी है, या फिर उर्विक ने दी है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं कि फिलोसफी ऑफ मैनेजमेंट बुक किसने दी है। तो इसको दिया है आपके ओलिवर शेल्डन ने दिया है। ठीक है, तो फिलोसफी ऑफ मैनेजमेंट बुक किसने दिया है, ओलिवर शेल्डन ने दिया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं।
स्पेन ऑफ कंट्रोल रिफर्स टू, तो जो स्पेन ऑफ कंट्रोल आपका एक प्रिंसिपल होता है जिसको आपके FW टेलर ने दिया है, इसका मतलब क्या होता है, यानी कि नियंत्रण के विस्तार का आश्रय क्या होता है। तो पहला ऑप्शन है नंबर ऑफ यूनिट्स अंडर अ कंपनी, यानी कि एक कंपनी के अंदर अंतर्गत इकाइयों की संख्या। दूसरा है सप्लाई एरिया ऑफ अ कंपनी, यानी कि एक कंपनी का आपूर्ति क्षेत्र। चौथा है आपका नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स अंडर अ मैनेजर, यानी कि एक प्रबंध के अंतर्गत अधीनस्थ कर्मचारी। फोर्थ है आपका कंट्रोलिंग टेक्निक्स। ठीक है, तो अगर हम ऑप्शन की आंसर की बात करें स्पेन ऑफ कंट्रोल के, तो अ नंबर ऑफ यूनिट्स अंडर अ कंपनी, तो यूनिट्स की बात यहाँ पे नहीं हो रही है, तो ए ऑप्शन तो नहीं होगा। ना ही ये कोई कंट्रोलिंग की टेक्निक है, तो बी ऑप्शन भी नहीं होगा। सप्लाई एरिया की भी बात हम नहीं कर रहे हैं इसमें। ठीक है, हम बात कर रहे हैं कि कंट्रोल जो होता है हमारा, उसका नियंत्रण कैसे होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन सही होगा, नंबर ऑफ सब ऑर्डिनेट्स अंडर अ मैनेजर, यानी कि एक मैनेजर के अंदर में कितने सब ऑर्डिनेट्स वर्क कर रहे हैं, कितने सब ऑर्डिनेट्स को एक मैनेजर कंट्रोल कर रहा है, वही आपका क्या कहलाता है, स्पेन ऑफ कंट्रोल कहलाता है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स अंडर अ मैनेजर। चलिए देखते हैं, तो ये स्पेन ऑफ कंट्रोल है आपका कि ये सपोज दैट ये एक मैनेजर है, इनके अंडर में 3 सबऑर्डिनेट्स काम कर रहे हैं। ठीक है, तो यही आपका क्या कहलाएगा, स्पेन ऑफ कंट्रोल कहलाएगा। तो अगर स्पेन ऑफ कंट्रोल देखा जाए तो इनका 3 स्पेन ऑफ कंट्रोल कहा जाएगा, क्योंकि इनके अंडर में 3 एम्प्लॉयज हैं, जो 3 सबऑर्डिनेट्स हैं जो कि वर्क कर रहे हैं, जिनको ये हैंडल कर रहे हैं या कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्पेन ऑफ कंट्रोल समझते हैं हम। स्पेन ऑफ कंट्रोल रिफर्स टू द नंबर ऑफ स्टाफ मेंबर्स दैट रिपोर्ट टू अ पार्टिकुलर मैनेजर। ठीक है, तो यानी एक पार्टिकुलर मैनेजर को कितने नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स रिपोर्ट करते हैं। दिस मीन्स अ मैनेजर हु सुपरवाइजेस 5 एम्प्लॉयज वुड हैव अ स्पेन ऑफ कंट्रोल ऑफ 5, यानी कि एक मैनेजर अगर 5 एम्प्लॉयज को कंट्रोल कर रहा है या सुपरवाइज कर रहा है, तो उसका स्पेन ऑफ कंट्रोल कितना आएगा, 5 आएगा। ठीक है, द स्पेन ऑफ कंट्रोल इन मैनेजमेंट सजेस्ट एस्टिमेटिंग द ऑप्टिमम नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स मैनेज बाय अ सिंगल सुपरवाइजर। तो एक सुपरवाइजर के अंदर में कितने सबऑर्डिनेट्स मैनेज कर सकता है, वो आपका कहलाता है स्पेन ऑफ कंट्रोल। चलिए अब हम टाइप्स ऑफ स्पेन ऑफ कंट्रोल देखते हैं। तो एक होता है आपका वाइड स्पेन ऑफ कंट्रोल और एक होता है नैरो स्पेन ऑफ कंट्रोल। तो इसके नाम से ही क्लियर है, वाइड स्पेन ऑफ कंट्रोल में क्या होगा, सबऑर्डिनेट्स ज्यादा होंगे एक सुपीरियर के अंडर में, और नैरो स्पेन ऑफ कंट्रोल में सबऑर्डिनेट्स आपके कम होंगे, तो वो क्या कहलाएगा, नैरो स्पेन ऑफ कंट्रोल कहलाएगा। चलिए फिगर से भी देख लेते हैं। तो ये आपका वाइड स्पेन ऑफ कंट्रोल है, क्योंकि यहाँ पे एक मैनेजर के अंडर में 6 लोग, 6 लोगों को एक मैनेजर सुपरवाइज कर रहा है या कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, तो ये वाइड स्पेन ऑफ कंट्रोल है, क्योंकि एक ही मैनेजर 6 लोगों को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, when one manager supervises many subordinates, it shows a wide span of control. It is also called operative span, as it is generally applicable at the lower or operating managerial level. तो ये लोअर लेवल पे होता है। सीधी सी बात है कि एक मैनेजर लोअर लेवल पे ही ज्यादा सबऑर्डिनेट्स को सुपरवाइज कर पाएगा, क्योंकि हायर लेवल पे अथॉरिटी पे ज्यादा लोगों को सुपरवाइज करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जब टॉप लेवल वाले होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा नैरो स्पेन ऑफ कंट्रोल। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक मैनेजर 2 लोगों को कंट्रोल कर रहा है, और फिर ये 2 लोग 3 लोगों को कंट्रोल कर रहे हैं, तो ये आपका नैरो स्पेन ऑफ कंट्रोल कहलाएगा। when one manages a few subordinates, it shows a narrow span of control. It is also called the executive span because it is applicable at the top or middle managerial level. तो ये नैरो स्पेन ऑफ कंट्रोल आपका टॉप लेवल या मिडिल मैनेजमेंट के लिए होता है, और वाइड स्पेन ऑफ कंट्रोल आपका लोअर लेवल मैनेजमेंट के लिए होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। विच मीडिया इज यूजफुल फॉर इलिटरेट कंज्यूमर, यानी कि निरक्षर उपभोक्ताओं के लिए कौन सा माध्यम उपयोगी है। इलिटरेट का मतलब तो आपको पता ही होगा, ऐसे लोग या ऐसे कस्टमर जो पढ़े लिखे नहीं होते। ठीक है, तो उनके लिए प्रिंट मीडिया ज्यादा उपकारी है, या ब्रॉडकास्ट मीडिया यानी कि प्रसारण माध्यम, या पोस्टर, या फिर ट्रांसिट मीन्स। ठीक है, तो 4 ऑप्शन है। तो चलिए पहले तो मैं इनका मतलब ही आपको समझा देती हूँ। अगर हम प्रिंट मीडिया की बात करें तो प्रकाशन माध्यम ऐसा फॉर्म ऑफ मीडिया जिसको हम प्रिंट के थ्रू दिखाते हैं। सपोज दैट आपका न्यूज़पेपर हो गया,
ठीक है, मैगजीन हो गई, ठीक है, आपके जो आर्टिकल्स निकलते हैं वो हो गए, ये सब आपके प्रिंट मीडिया में आ जाते हैं। ब्रॉडकास्ट मीडिया, जब आप किसी चैनल के थ्रू या मतलब टेलीविजन के थ्रू कोई चीज प्रसारित करते हो तो वही आपका ब्रॉडकास्ट मीडिया में आ जाता है। पोस्टर्स तो आप जान ही रहे हैं, पोस्टर्स या बैनर्स लगा के जो हम करते हैं। ट्रांसिट मीन्स यानी कि ट्रांसिट का जो मीडियम होता है, इसके नाम से ही क्लियर है कि यहाँ पे हम ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू जो है अपना प्रचार प्रसार करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। सपोज दैट आपने कार के पीछे लगा दिया, ठीक है, पोस्टर, आपने ट्रक के पीछे कुछ लिखवा दिया, गाड़ी के पीछे कुछ लिखवा दिया, तो वही आपका ट्रांसिट मीन्स हो जाते हैं। ठीक है, जब आप ट्रांसपोर्टेशन की हेल्प लेते हैं अपने मीडियम मतलब अपने मीडिया को प्रकाशित करने के लिए, तो वही आपका ये कहलाता है। तो चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ब्रॉडकास्ट मीडिया। सीधी सी बात है कि जो कस्टमर्स पढ़े लिखे नहीं है, ना वो प्रिंट मीडिया से कुछ समझ पाएंगे, ना वो पोस्टर पढ़ पाएंगे, ना वो ट्रांसपोर्टेशन में जो पोस्टर्स लगे होंगे वो पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो वो सिर्फ देख सकते हैं, अगर हम किसी चैनल पे दिखा रहे हैं तो वो पढ़ के मतलब वो देख करके सुन करके वो कुछ समझ सकते हैं, अदरवाइज वो कुछ भी समझ नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं है, वो पढ़ा लिखा कुछ भी नहीं समझ सकते। तो चलिए समझ लेते हैं ट्रांसिट मीडिया क्या होता है। ट्रांसिट मीडिया रिफर्स टू एडवर्टाइजिंग प्लेस्ड इन ऑन और अराउंड मोड्स ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि बसेस की हेल्प से, वेज की हेल्प से, टैक्सीज की हेल्प से, या फिर ट्रेन की हेल्प से आप स्टेशन वगैरह पे कोई वो कर रहे हो, तो वो आपका ट्रांसिट मीडिया कहलाता है। नेक्स्ट है आपका ब्रॉडकास्ट मीडिया। Broadcast media is defined as different media channels or broadcasters such as television, internet, audio podcast, video content and others, यानी कि किसी चैनल के थ्रू आप कोई एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो, ठीक है, तो वो आपका ब्रॉडकास्ट मीडिया में आ जाएगा। द प्राइमरी पर्पज ऑफ ब्रॉडकास्टिंग मीडिया इज टू ब्रॉडकास्ट एंड कम्युनिकेट विद द पब्लिक। हमारा मेन फोकस क्या होता है कि हम पब्लिक को ज्यादा से ज्यादा पब्लिक को चीजें दिखाएं टीवी पे। ठीक है, इट लेट्स द मैसेज know about everything that happens around the world, as well as it is used for entertaining people। तो पीपल का एंटरटेनमेंट भी होता है इससे। इन सिंपल वर्ड्स इट कैन बी कॉल्ड द होल पैकेज ऑफ ब्रॉडकास्टिंग, इंफॉर्मेशन, एंटरटेनमेंट एंड न्यूज, यानी कि आप पूरा होल पैकेज लेते हो ब्रॉडकास्ट करने का, इंफॉर्मेशन का भी, एंटरटेनमेंट का भी और न्यूज का भी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। और एक चीज और कहूंगी, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो पूरा देख के जाया करिए, इसमें आपका कोई नुकसान नहीं है, आपका फायदा ही है। ठीक है, मैं अगर इतनी मेहनत कर रही हूँ तो आप ही के लिए कर रही हूँ, ताकि आपके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस तैयार हो सके और आपको आपके एग्जाम में हेल्प मिल सके। ठीक है, जिस एग्जाम के लिए आपने अप्लाई किया है उसका रिजल्ट आपको पॉजिटिव मिल सके, इसलिए मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ। तो मैं जो कुछ भी कर रही हूँ आपके लिए ही कर रही हूँ। ठीक है, तो आप पूरा वीडियो देख के जाया करिए और कमेंट भी किया करिए कि आपका कितने क्वेश्चन में कितना सही हुआ। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। एडवर्टाइजिंग कैन बिकम लाइफ एंड डेथ मैटर अंडर विच मार्केट स्ट्रक्चर। तो किस बाजार संरचना के अंतर्गत विज्ञापन करना जीवन और मृत्यु के का मामला बन जाता है। ठीक है, तो आपके ये मार्केटिंग से क्वेश्चन है। तो ऐसी कौन सी मार्केट है जिसमें एडवर्टाइजिंग एक मैटर बन जाता है लाइफ और डेथ का? ये आपका डिओपोली है कि परफेक्ट मार्केट है, फिर ओलिगोपोली है या मोनोपोली है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन है, चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो एडवर्टाइजिंग कैन बिकम लाइफ एंड डेथ मैटर अंडर ओलिगोपोली। तो ओलिगोपोली एक ऐसी यानी कि अल्पाधिकार, एक ऐसी मार्केटिंग होती है जिसमें आपका एडवर्टाइजिंग बहुत मेन रोल प्ले करता है, वो लाइफ एंड डेथ का मैटर बन जाता है। ठीक है, चलिए समझते हैं कि ओलिगोपोली मार्केट आपकी कैसी होती है। एन ओलिगोपोली इज अ मार्केट कैरेक्टराइज्ड बाय अ स्मॉल नंबर ऑफ फर्म्स who realize they are interdependent in their pricing and output policies. The number of firms is small enough to give each firm some market power. यानी कि ऐसी फॉर्म ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर जिसमें कुछ पार्टिकुलर प्रोडक्ट है और उसको अपने अकॉर्डिंग प्राइस रख करके कोई उसको सेल कर रहा है, वही आपकी क्या कहलाती है, ओलिगोपोली मार्केट कहलाती है। यानी कि यहाँ पर इंडिपेंडेंट प्राइसिंग होती है। ठीक है, प्राइसिंग पॉलिसीज होती है। करेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं इसकी। यहाँ पे ग्रुप बिहेवियर होता है। टू मेंटेन द मार्केट सिस्टम ऑल फर्म्स हैव टू वर्क टुगेदर। तो अगर मार्केट सिस्टम को मेंटेन करना है तो सारी फर्म्स को मिलकर के एक साथ वर्क करना पड़ता है। रेस्ट्रिक्शंस ऑन एंट्री, यहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस में एंट्री होती है।
Oligopoly market is strictly restricted. New firms trying to grow up or existing vendors trying to expand have to face serious competition. तो अगर कोई छोड़ के जाना चाहता है या आना चाहता है तो उसको एक कंपटीशन अच्छा खासा झेलना पड़ता है, ठीक है, फेस करना पड़ता है। एम्फेसिस ऑन एडवर्टाइजमेंट, तो इनका मेन एम्फेसिस किस पे होता है? एडवर्टाइजमेंट पे होता है, इसीलिए बोला गया है कि ये डेथ और लाइफ का मेन मैटर हो जाता है ओलिगोपोली में एडवर्टाइजमेंट। टू गेट अ बिगर होल्ड ऑफ द मार्केट ईच वेंडर ट्राइज टू रीच आउट मोर थ्रू एडवर्टाइजमेंट। तो ये सब आपके फीचर्स हैं ओलिगोपोली के। इंटरडिपेंडेंस, एडवर्टाइजिंग, कंपटीशन, एंट्री एंड एग्जिट बैरियर्स, लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, फ्यू सेलर्स भी बहुत कम होते हैं इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव्स डू नॉट इंक्लूड, यानी कि विज्ञापन के उद्देश्यों में सम्मिलित नहीं है। तो 4 ऑप्शन है। एक आपका इंफॉर्मेशन कंज्यूमर, यानी कि ग्राहकों को सूचना देना, चेंजिंग एटीट्यूड्स, दृष्टिकोण में परिवर्तन करना, मेकिंग एंटरटेनमेंट, मनोरंजन करना, डेवलपिंग अवेयरनेस, जागरूकता बढ़ाना, ठीक है। तो 4 ऑप्शन है। अगर हम आंसर इसका फाइंड आउट करने की कोशिश करें तो हम ऑप्शन से ही फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जो एडवर्टाइजिंग की जाती है उसका मेन मोटिव इंफॉर्मेशन, कंज्यूमर को इन्फॉर्म करना तो होता ही है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता क्योंकि ये सही लिखा है, कंज्यूमर को हम इन्फॉर्म करते ही हैं एडवर्टाइजिंग के थ्रू। एटीट्यूड्स चेंज करते हैं, उनके दृष्टिकोण में परिवर्तन करते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि वो हमारा प्रोडक्ट खरीदे, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा उनको मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं, उनके एटीट्यूड को चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। थर्ड है आपका मेकिंग एंटरटेनमेंट। क्या हम किसी को एंटरटेन करने के लिए एडवर्टाइजमेंट करते हैं? नहीं, ये नहीं हो सकता। ये आपका निगेटिव है, यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चौथा है डेवलपिंग अवेयरनेस। तो बिल्कुल हम अवेयर करते हैं उनको एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, कस्टमर्स को। तुम्हारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, क्योंकि हम एंटरटेनमेंट के पर्पज से एडवर्टाइजिंग नहीं करते। भाई हम प्रचार प्रसार में इतना पैसा इसलिए थोड़ी खर्च करते हैं कि आपका मनोरंजन हो सके। हम तो इसलिए खर्च करते हैं ना कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सामान को देखो, समझो और खरीदो, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव कुछ देख लेते हैं एडवर्टाइजिंग के। इंट्रोड्यूस अ प्रोडक्ट, हम प्रोडक्ट के बारे में इंट्रोड्यूस कराते हैं, ब्रांड के बारे में इंट्रोड्यूस कराते हैं, अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, कस्टमर्स को एक्वायर करते हैं, पोजिशनिंग करते हैं, सेल्स को इंक्रीज करते हैं, प्रॉफिट को इंक्रीज करते हैं, ये सब ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। डिजायर क्रिएट करते हैं कस्टमर के अंदर, एक्शन करने के लिए कॉल करते हैं, ब्रांड बिल्ड करते हैं, ठीक है, डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो ये सब हमारे क्या है? एडवर्टाइजिंग के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग मायोपिया वॉज गिवन बाई, विपणन निकट दृष्टि की अवधारणा दी गई है। बाप रे, इसकी हिंदी तो बिल्कुल ही अलग है, ठीक है। तो मार्केटिंग मायोपिया किसने दिया है? तो ऑप्शन है आपका E.W. एमर्सन, पीटर एफ ड्रकर, फिलिप कोटलर, थियोडोर लेविट। तो 4 ऑप्शन है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो मार्केटिंग मायोपिया की बात करें तो इसको थियोडोर लेविट ने दिया है, मार्केटिंग मायोपिया। चलिए मार्केटिंग मायोपिया का मतलब समझ लेते हैं। तो अगर मैं हिंदी में समझाऊं आपको तो मार्केटिंग मायोपिया एक ऐसा सिस्टम होता है प्राइस टेक्निक का, जिसमें हम, चलिए देख ही लेते हैं पहले आपका। मार्केटिंग मायोपिया इज व्हेन अ कंपनी फोकसेस ओनली ऑन इट्स प्रोडक्ट, ठीक है। तो मार्केटिंग मायोपिया एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें प्रोडक्ट पर मेन फोकस होता है, कस्टमर पर मेन फोकस नहीं होता। ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने प्रोडक्ट को और मॉडिफाई करने की, इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सेल इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। फेलिंग टू मीट इट्स कस्टमर नीड्स, तो हम कस्टमर की नीड पे ध्यान नहीं देते, केवल अपने प्रोडक्ट पर ध्यान देते हैं। लुक एट द लार्जर सोसाइटियल कंटेस्ट ऑफ इट्स गुड्स एंड सर्विसेज। Theodore Levitt coined the term in his marketing paper published in Harvard Business Review. ठीक है, तो मार्केटिंग मायोपिया एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रोडक्ट पर फोकस करते हैं और कस्टमर नीड्स और वांट्स को हम इग्नोर करते हैं। हमारा मेन फोकस अपने प्रोडक्ट को मेंटेन करने, उसको इम्प्रूव करने में रहता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग मायोपिया है। शॉर्ट साइंड अप्रोच रहती है मार्केटिंग की, फोकस नॉट ऑन कस्टमर नीड्स ऑन सेलिंग प्रोडक्ट्स। तो हमारा फोकस कस्टमर नीड्स पे नहीं होता। ग्रोथ इंडस्ट्रीज केम डाउन ड्यू टू एडमेसी टू चेंज।
तो चेंज की वजह से ग्रोथ नहीं हो पाती इंडस्ट्री की। नेक्स्ट है आपका प्रोडक्ट शुड बी कॉन्सिक्वेंस ऑफ मार्केटिंग एंड नॉट अपोजिट। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, स्कीमिंग प्राइसिंग इज यूजफुल फॉर। ठीक है, यानी कि स्कीमिंग प्राइसिंग किसके लिए यूजफुल है? मलाई उतार मूल नीति लाभदायक होती है, तो लग्जरी गुड्स के लिए यूजफुल है, कंजप्शन गुड्स के लिए, कि फिर नेसेसिटी के लिए यानी आवश्यक वस्तुओं के लिए, या फिर इंडस्ट्रियल गुड्स के लिए। तो अगर हम क्वेश्चन 11 की बात करें तो क्वेश्चन 11 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? लग्जरी गुड्स। तो स्कीमिंग प्राइसिंग एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें हम नया प्रोडक्ट कोई भी लॉन्च करते हैं तो स्टार्टिंग में उसका प्राइस हम हाई रखते हैं, और जब ज्यादा से ज्यादा उसकी सेलिंग होने लगती है तो हम उसका प्रोडक्ट लो करने लगते हैं। ठीक है, तो ये हमारे लग्जरी गुड्स के लिए ज्यादा ये प्राइसिंग यूजफुल होती है। चलिए समझ लेते हैं कि प्राइस स्कीमिंग क्या है। प्राइस स्कीमिंग इज अ प्राइसिंग स्ट्रेटजी, एक तरह की प्राइसिंग स्ट्रेटजी होती है वेयर द प्राइस ऑफ गुड्स और सर्विसेज इज सेट हाई एट द टाइम ऑफ लॉन्च। तो जब प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला रहता है तो हम उसके प्राइस को हाई कर देते हैं। ठीक है, एंड देन लोअर्ड एज कंज्यूमर्स बिकम मोर फेमिलियर विथ इट, और जब ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर उससे फेमिलियर हो जाते हैं तो हम उसको लो कर देते हैं। दिस मेथड टारगेट्स अर्ली एडॉप्टर्स एंड डज नॉट टारगेट द मास मार्केट। तो ये ज्यादा से ज्यादा इनका टारगेट क्या होता है कि नए कस्टमर्स को ज्यादा से ज्यादा इनका मेन फोकस रहता है कि वो ज्यादा से ज्यादा खरीदे, और ये पूरी मास मार्केट को कवर करने की कोशिश नहीं करते प्राइस स्कीमिंग में। तो होता क्या है, मैं फिगर के थ्रू भी आपको समझाती हूँ। तो ये जो प्राइस स्कीमिंग सिस्टम होता है, इसमें सपोज दैट कोई प्रोडक्ट लॉन्च हुआ, इनिशियली चेंजिंग हाई प्राइस, तो P1 में प्रोडक्ट लॉन्च हुआ तो सबसे पहले हमने हाई प्राइस चार्ज किया, फिर P2 में आए तो हम थोड़ा प्राइस लो करने लगे। ठीक है, तो स्टार्टिंग में हाई रखते हैं, फिर धीरे धीरे प्राइस को डाउन करने लगते हैं। तो प्राइस स्कीमिंग में मेन फोकस हमारा न्यूली कस्टमर्स पर होता है, ज्यादा मास कस्टमर्स पर नहीं होता। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। द बेस्ट मीन्स ऑफ इंक्रीजिंग सेल ऑफ एन आर्टिकल इज, एक वस्तु की बिक्री बढ़ाने का सर्वोत्तम माध्यम क्या है? तो पहला ऑप्शन है एग्जीबिशन, जिसको प्रदर्शनी कहते हैं, दूसरा है आपका फेयर्स मेला, तीसरा है आपका एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन, और चौथा है आपका इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो अगर हम क्वेश्चन 12 की बात करें तो इसमें कह रहा है कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिससे आप ज्यादा से ज्यादा अपने आर्टिकल को सेल कर सकते हो। तो क्या प्रदर्शनी में बेचने से ज्यादा सेल कर सकते हैं? ऐसा नहीं है। मेला में बेचने से? ऐसा भी नहीं है। तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, जितना से ज्यादा हम एडवर्टाइजमेंट करेंगे उतना ज्यादा हमारा आर्टिकल सेल होगा। ठीक है, तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 में। चलिए ये थे आपके आज तक के क्वेश्चन, आज की क्लास के आपके क्वेश्चन थे। ठीक है, चलिए अब एक थॉट है हमारा, ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता, हार को लक्ष्य से दूर ही रखना मेरे दोस्त, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। ठीक है, तो यानी कि अगर आपका लक्ष्य कंफर्म है कि आपको यही चीज पाना है, तो अगर आप निरंतर प्रयास करते हैं, यानी कि कंसिस्टेंसी के साथ उस पर वर्क करते हैं, तो जरूर कभी ना कभी वो आपको मिलता जरूर है। ठीक है, अगर आप कॉन्टिन्यूअसली लगे रहते हैं कि हाँ ये चीज मुझे चाहिए तो चाहिए, ठीक है, एक जुनून सा लाते हैं अपने अंदर, और अगर कोशिश करते हैं, रोज निरंतर प्रयास करते हैं, तो कभी ना कभी वो आपको हासिल हो ही जाती है, चाहे वो जो भी। ठीक है, तो वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके 12 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन ठीक हुए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा आगे के और वीडियोस देखने के लिए। चलिए फिर जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।